डियर स्टूडेंट्स, आज इकोनॉमिक्स ऑफ टूरिज्म में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर नेशनल इकोनॉमी। जीडीपी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ टूरिज्म, और साथ ही हम बात करेंगे टूल्स फॉर मेजरिंग टूरिज्म, और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इकोनॉमी में टूरिज्म किस तरह कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, टूरिज्म क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और ख़ास करके जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पर्यटन के द्वारा भारी मात्रा में जॉब्स क्रिएट की जाती हैं। क्योंकि टूरिज़्म एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ पे हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जॉब्स के मुकाबले लोअर लेवल की जो जॉब्स होती हैं, ऑपरेशनल लेवल की जो जॉब्स होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि टूरिज़्म भारी मात्रा में जॉब्स क्रिएट करता है, लेकिन मैक्सिमम जो जॉब्स होती हैं वो लो पेइंग जॉब्स होती हैं। और अगर महिलाओं की सहभागिता देखी जाए पर्यटन में या उसके सहयोगी उद्योगों में, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ, इस तरह की जॉब्स में आप ये देखेंगे कि वुमेन का जो परसेंटेज है वो अधिक है, जो कि एक सकारात्मक साइन है हमारे लिए। और साथ ही अभी जो बहुत तरह की नई विधाएं आ रही हैं, जिनमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में, केवल शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटकों का आवागमन बढ़ा है, और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी भी इससे मजबूत हो रही है। इसमें कुछ तरह के टूरिज्म हैं, जैसे एथिकल टूरिज्म है, वॉलेंटियर टूरिज्म है, आपका होम स्टे टूरिज्म, जो कि उत्तराखंड में एक उभरता हुआ सेक्टर है पर्यटन का, होम स्टे टूरिज्म। इसमें भी बहुत सारे जॉब क्रिएट करने की क्षमता है। और पर्यटन केवल जॉब ही क्रिएट नहीं करता है, बल्कि हमारी जो इनकम के सोर्सेज हैं उनमें भी वृद्धि करता है। और क्योंकि टूरिज्म को हम एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मानते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि पर्यटन किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने निवास स्थान में नहीं किया जाता है, बल्कि वो किसी अन्य क्षेत्र में जाता है। और जब आप देखते हैं पर्यटन में बाहरी लोग आते हैं, तो वो अन्य राज्यों या अन्य देशों में अर्जित किए हुए पैसे को हमारे राज्य में या हमारे क्षेत्र में खर्च करते हैं, और इसलिए अन्य क्षेत्रों से आए हुए पैसे के कारण ही हम इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो टूरिज्म एक्सपोर्ट अर्निंग का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म होता है, वहाँ पे हम फॉरेन करेंसी का जो हमें मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होती है, इसके द्वारा हम इसको नापते हैं। तो और ये साथ ही जो एग्रीगेट डिमांड है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डेस्टिनेशन क्षेत्र में, उस डिमांड को बढ़ाता है। जितने भी सप्लाई की चीज़ें हैं, जितने भी सपोर्ट सर्विसेज हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पर्यटकों को पड़ती है, उसकी डिमांड बढ़ने से वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि पर्यटन में खर्च किया गया एक रुपया हाथ बदलते बदलते, मीन्स अगर
पर्यटन में जो पैसा होता खर्च किया जाता है किसी भी पर्यटक के द्वारा, वो मल्टीप्लाई होता है। जितने भी लेवल पे उसको खर्च किया जाता है वो मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। तो पर्यटन में आप देखेंगे जो भी पर्यटन में एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें दो तरह के इफेक्ट उससे आते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट और रिपलिंग इफेक्ट। मल्टीप्लायर मीन्स सपोज किसी टूरिस्ट द्वारा 100 रुपये किसी होटल पे जहाँ पे वो रुका था खर्च किया गया, ये उस होटल वाले की डायरेक्ट इनकम है। अब होटल वाला एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, होटल वाला लॉन्ड्री वाले को पैसे देता है, होटल वाला जहाँ से अपनी अन्य ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है वहाँ पे पैसे खर्च करता है उसी 100 रुपये अर्निंग में से। तो ये इनडायरेक्ट इनकम होती है। और इनडायरेक्ट के बाद जिन लोगों को, लॉन्ड्री वाले को, एम्प्लॉयज़ को जो भी उस 100 रुपये का हिस्सा मिला वो भी उस हिस्से को कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खर्च करते हैं। उसमें भी इसको हम इंड्यूस्ड इनकम कहते हैं और वो पैसे का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाता है। इस इम्पैक्ट को हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। फिर है एक्सेलरेटर इफेक्ट। इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के कार्यों में सरकार द्वारा या प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा जो खर्च किया जाता है, पर्यटन विकास होने के साथ साथ इस इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होती है। तो हम देख सकते हैं पर्यटन बहुत तरीके से हमारे इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित होता है। अब बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी की। आप जानते हैं किसी भी देश का जो आर्थिक विकास का पैमाना होता है वो उसको हम नापते हैं जीडीपी से, कि किसी भी देश के आर्थिक इंडेक्स में क्या स्थान है तो वो जीडीपी से नापा जाता है। जीडीपी किसी भी देश में किसी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कहते हैं। सिंपल वे में अगर हम कहते हैं तो इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है। यहाँ पे हम कच्चे माल का जिक्र नहीं करते हैं, यहाँ पे हम फिनिश्ड गुड की जिक्र करते हैं। जैसे कॉटन इंडस्ट्री का अगर हम एग्जांपल लें तो अगर कॉटन प्रोड्यूस होता है, कॉटन से फिर कोई और उद्योग उसके धागे बनाता है और फाइनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसके कपड़े बनते हैं, तो हम कपड़ों का ही जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको जीडीपी में इन्वॉल्व करते हैं। फिर जीडीपी कंट्री की एक स्नैपशॉट, इकोनॉमिक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। ये 3 तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं: टोटल एक्सपेंडिचर्स, प्रोडक्शन और जितनी भी आय होती है इससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। और जीडीपी के अलावा और भी जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम उन चीज़ों को, उस इनकम को भी इंक्लूड करते हैं जो कि किसी भी देश के जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो देश के बाहर में हमारे उद्योग धंधे होते हैं, उनके द्वारा अर्जित आय को भी अगर हम इंक्लूड कर दें जीडीपी में तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। हमने टूरिज्म के आर्थिक प्रभावों की बात की, हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इसके देखे, लेकिन अगर हम ये देखें कि टूरिज्म का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, कि टूरिज्म किसी भी कंट्री में, किसी भी क्षेत्र में उसका परिमाण क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसको कैसे नापा जाता है। तो उसको नापने के लिए हम सबसे पहले मापते हैं टूरिस्ट अराइवल्स को, नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल, expenditure made by the tourists, number of nights
जो वो स्पेंड करते हैं किसी डेस्टिनेशन पे, लेंथ ऑफ स्टे या नंबर ऑफ नाइट्स, ये दोनों सिमिलर फिनोमिना है। कितने दिन किसी डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट रुकता है वो लेंथ ऑफ स्टे है। उनके पर्पज ऑफ विजिट को हम काउंट करते हैं। टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन यूज्ड बाय टूरिस्ट, उनके जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, रीजन ऑफ ओरिजिन है, और उनकी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल को भी हम मेजर करते हैं टूरिज्म में। अब बात करते हैं कि टूरिज्म को आखिर मापन कैसे किया जाता है, कौन इसका मापन करता है। तो जनरली अगर यहाँ पे आप देखें, मैंने 5 तरह के मेजरमेंट यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहला है जनरल टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जनरल टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा है द टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट, ये यूएन का एक पैमाना है। टूरिज्म एंड हॉलीडे सर्वेज, इन जो ऊपर के दो हैं, जनरल टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम और टीएसए टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट, इनको मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। और टूरिज्म हॉलीडे सर्वे, इससे जनरली हम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र में जो व्यक्ति ट्रैवल करते हैं उनका एक सर्वे करते हैं। आप साल में कितने बार ट्रैवल करते हैं, आप किन किन डेस्टिनेशन पे जाना पसंद करते हैं, आपका ट्रैवल ग्रुप क्या होता है, आप अकेले जाते हैं, आप फैमिलीज के साथ जाते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, आपका ये तरह तरह की चीज़ें हम उनसे इस सर्वे में पूछते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक जनरलाइज रिजल्ट निकालते हैं कि पर्यटन का परिमाण क्या है और पर्यटन के मुख्य पर्पज ऑफ विजिट, एक्सपेंडिचर पैटर्न, ये सब क्या है। ऐसे ही टूरिज्म प्रोडक्शन इंडेक्स की टोटल टूरिज्म में कितना प्रोडक्शन हुआ है। टूरिज्म में अगर हम प्रोडक्शन देखें तो टूरिज्म प्रोडक्शन को हम नापते हैं टूरिज्म एक्सपेंडिचर से। टूरिस्ट ने कितना एक्सपेंडिचर किया अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, एकोमोडेशन के ऊपर, सपोर्ट सर्विसेज के ऊपर, और इसमें जैसे नंबर ऑफ होटल रूम्स, नंबर ऑफ रिजॉर्ट रूम्स, नंबर ऑफ एयरलाइन सीट्स, नंबर ऑफ रेंट कार रेंटल ऑक्यूपेंसी, और ये सब चीज़ें हम इसमें नापते हैं। और देन द फिफ्थ वन इज द टूरिज्म बैरोमीटर। टूरिज्म बैरोमीटर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा एक मैगजीन निकाली जाती है जो मैंने आपसे शेयर भी की है। और उस मैगजीन में क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे हर एक क्षेत्र के जितने भी टूरिज्म रीजन्स हैं उनके डेटा कंट्री वाइज और रीजन वाइज और साथ में होल वर्ल्ड का जो टूरिज्म सिनेरियो है उसको प्रेजेंट किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द जनरल टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो GTIS है या TIS हम इसको कहते हैं, टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये यूज किया जाता है एक सिस्टमेटिक तरीके से टूरिज्म सप्लाई और उसकी डिमांड से रिलेटेड डाटा को या तो नेशनल, रीजनल और लोकल लेवल पे हम इसका यूज करते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है जनरली वो टूरिज्म पॉलिसी मेकिंग के लिए होता है। और इसका जो कंटेंट है वो डिपेंड करता है टूरिज्म पॉलिसी में आप कौन कौन से कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इसका जो कंटेंट होता है कि आप किन एलिमेंट्स का डेटा इसमें कलेक्ट करते हैं। तो जो जनरल टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसका मुख्य उपयोग पॉलिसी मेकिंग के लिए किया जाता है। अब जो TSA है, टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डेवलप किया गया और इसका उपयोग हम पर्यटन
के इकोनॉमिक सेक्टर्स में इम्पैक्ट्स को नापने के लिए करते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ में, नेशनल अकाउंट के साथ में इसको ऐड किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो TSA है, ये no more than a set of definitions, classifications integrated into tables organized into logical, consistent way, which allows one to view the whole economic magnitude of tourism in both its aspect of demand and supply। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट को केवल टूरिज्म के जो डिमांड और सप्लाई है इसके विभिन्न पहलुओं को टेबल, ग्राफ इत्यादि के द्वारा नापने का ही एक टूल नहीं माना जा सकता, बल्कि ये एक होल पिक्चर देता है, एक बहुत ही एलोबरेट पिक्चर प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड टूरिज्म सिनेरियो का। इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो TSA के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बहुत ही विविध हैं, और ये जो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक दोनों तरह के जो एग्रीगेट्स हैं टूरिज्म सप्लाई एंड डिमांड के, ये प्रोड्यूस करता है। साथ ही ये भी बताता है कि किसी भी कंट्री की GDP में और वर्ल्ड की GDP में टूरिज्म कितना योगदान करता है, व्हाट इज़ द वैल्यू एडिशन ऑफ टूरिज्म इन द GDP। और ये डिटेल डाटा हमें टूरिज्म कंजप्शन पैटर्न पे देता है। साथ ही ये हमें बताता है कि पर्पज ऑफ विजिट क्या है टूरिज्म के, ये टूरिज्म कितने जॉब्स प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके लिंकेजेज जो अदर सेक्टर के साथ में, जो कि सेकेंडरी सेक्टर हम कह सकते हैं, टूरिज्म के सपोर्ट सेक्टर्स हैं, उनमें टूरिज्म के लिंकेज की इंफॉर्मेशन भी हमें देता है। अब फाइनली हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। इनको तीनों को मिला के हम LPG भी कहते हैं। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन अगर देखें तो ये तीन अलग अलग फिनोमिना है, लेकिन 1991 में जब भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रही थी, यानी कि एक बुरे दौर से गुजर रही थी, उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म के तौर पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया गया था। और इसके जो मुख्य कारण हैं वो जनरली हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि देश सेल्फ रिलायंट हो। अब जो इकोनॉमी है वो सेल्फ रिलायंट हो, जो इंडस्ट्रियल बेस है वो मजबूत हो, और इसका एम्फेसिस था कि हम अपनी जो मूलभूत जो इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, उनका विकास कर सकें। साथ ही इसको एक बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के टूल के तौर पे भी यूज किया गया। इसका एक उद्देश्य था कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम और वेल्थ में, उनको कम किया जा सके। और साथ ही ये क्योंकि एक सोशलिस्ट पैटर्न जहाँ पे कि डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का हिस्सा ज़्यादा होता है, उसको इंट्रोड्यूस भी करने का एक इसका ऑब्जेक्टिव था, और जिससे कि इक्वलिटी बनी रहे। और इसका जो एक और वो था एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और पॉवर्टी को रिड्यूस करना भी LPG का मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर से गवर्नमेंट का जो स्टेट कंट्रोल है उसको
हटा देना या कम कर देना, और इसीलिए हम इसको फ्री ट्रेड भी कहते हैं, जहाँ पे ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन बहुत कम होती हैं। तो लिबरलाइजेशन एक तरह से बिजनेस एंटरप्राइजेज को फ्रीडम प्रदान करता है, और क्योंकि जिससे कि बिजनेसेज अपने डिसीजन related to production, consumption, pricing, marketing, borrowing and lending ये स्वयं ले सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि कंट्री में बहुत सारे पहले एलपीजी के इंट्रोडक्शन से पहले आप लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा थी, आपको कोई भी बिजनेस करना था आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। देयर आर सो मेनी licenses the businesses has to get from government before the introduction of LPG, but एलपीजी में आपको एक सिंगल लाइसेंस या बहुत सारे उद्योगों में कुछ 6 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें आर्मी हो गया, जिनमें माइनिंग हो गया, एल्कोहल हो गया, आपके टबैको प्रोडक्ट्स हो गए, इन कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी में आपको लाइसेंसिंग में रिलैक्सेशन दे दिया गया था। अगर हम देखें एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, तो ये फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी करता है, ये जो घरेलू फर्म्स होती हैं, घरेलू कंपनीज होती हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट को बढ़ाता है, और इससे प्राइसेस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक यूनिट जो होंगी, क्योंकि अगर आप लिबरल करेंगे तो जो डोमेस्टिक यूनिट्स होती हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनमें लॉस होना शुरू होता है। आप इंडियन इकोनॉमी में भी देखेंगे तो जब ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया, तो लिबरलाइजेशन से जो घरेलू लघु उद्योग थे, और जो खास करके जिनको हम घरेलू उद्योग, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें गिरावट आई है। और दूसरा इससे क्या होता है कि जो विदेशों पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाती है, और कोई सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है जबकि किसी सेक्टर में ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती है। प्राइवेटाइजेशन दूसरा पहलू है एलपीजी का, और इसका मीनिंग है कि जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी और बिजनेस की, उसमें प्राइवेट सेक्टर को आप ज़्यादा महत्व देते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप को प्रमोट करते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उद्योगों पे उसको आप कम करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। यह इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे कुछ जो नवरत्न कंपनीज हम देखते हैं वो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, और बाकी चीज़ें आप देखते हैं ये प्राइवेटाइज्ड हैं। और जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो ओनरशिप की राइट्स होती हैं उनको बिजनेसेस पे कम कर देती है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। और प्राइवेटाइजेशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ की रफ्तार है वो धीमी पड़ जाती है, इससे मोनोपोली हो सकती है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होने के कारण ये अपनी मनमानी कर सकते हैं। दूसरा है लैक ऑफ वेलफेयर, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप है तो जो भी वर्कर्स हैं और जो समाज के प्रति किसी बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं कल्याण कामों में कमी आती है। क्लास स्ट्रगल हो जाता है, जो अमीर होते हैं वो और अमीर हो जाते हैं और गरीब हो जाता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई इससे बढ़ती है, जिसको हम कह सकते हैं इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। और क्योंकि एम्प्लॉय के हितों का ध्यान नहीं रखते हैं प्राइवेट सेक्टर के जो ओनर्स होते हैं, तो उनको एम्प्लॉय की अपोजिशन का और जो ट्रेड यूनियंस हैं आप देखते हैं उनकी हड़ताल और इस तरह के चीज़ों का
सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग, यस, क्योंकि आप प्राइवेटली बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो जो फाइनेंस है वो जुटाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, आप गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स होंगी अगर आप जनरली देखें, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप केवल स्किल्ड लोगों को ही जॉब देते हैं। तो यहाँ पे जो है मिनिमम लेबर ये लोग यूज करते हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है इससे। और ये जो प्राइवेटाइजेशन है, जैसा मैंने बोला, गरीब गरीब होता जाएगा, तो ये इग्नोर करता है वीकर सेक्शन को। अगर आपके पास पूंजी है तो आप किंग है ना, कैपिटलिस्ट इज द किंग इन द प्राइवेट इकोनॉमी, और ये नेशनल इम्पोर्टेंस को भी इग्नोर करता है। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन किसी भी उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीयकरण को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे आप देखते हैं एमएनसी, इसका एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी, आप देखते हैं कि इंडियन कंपनी विदेशों में जाके अपने फर्म्स और अपनी ब्रांचेज खोल सकते हैं, और विदेशी कंपनी जो हैं वो इंडिया में आके अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं। ये एक ग्लोबलाइजेशन है जहाँ पे बिजनेसेस को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्टैब्लिश करते हैं। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट बढ़ जाता है गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी और पूंजी का। अब ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन जनरली आपको बड़ा मार्केट देता है। ग्लोबलाइजेशन होने के कारण आपके जो वस्तुएं हैं आप उनकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर सकते हैं। और अगर इसका दूसरा फायदा देखें तो उद्योगों में अगर एम्प्लॉयज के रूप में आपके पास ज़्यादा चॉइसेज होती हैं, एक जो टैलेंट है उसको चूज करने के लिए, क्योंकि आप अलग अलग कल्चरल रीजन्स में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते रहते हैं। और ये ऑब्वियसली जब आपके बिजनेस का जो क्षेत्र है वो बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। इसके भी कुछ नुकसान है, क्योंकि आप ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के चोरी होने का डर होता है। आप कोई पेटेंट कराते हैं, आप कोई नया इनोवेशन लेके आते हैं और आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करा पाते हैं, वो कोई और उसको यूज करने लग जाता है, तो इसकी बहुत संभावना यहाँ पे रहती है। सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है अब वो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो आपको वस्तुओं की आपूर्ति में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं और करप्शन इससे बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ आइडिया इससे ज़रूर मिला होगा। आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहें और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करते रहें। थैंक यू।